नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के सचिव श्री उदय किरोला जी से। यह संस्थान बच्चों की रचनात्मक सोच, उनके सीखने बोलने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आप कुछ दिलचस्प तरीके सीखेंगे कि यह वे सब कैसे करते हैं। जी, नमस्कार सर। द गुड अराउंड अस में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी संस्था की शुरुआत कब हुई और यह संस्था करती क्या है? जी। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और जितने भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से हम बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी का प्रकाशन करते हैं। बाल प्रहरी का प्रकाशन करने से पहले यानी 2004 से पहले हम लोग पूरा कार्यक्रम भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, वो संगठन के माध्यम से काम करते रहे हैं। और मुख्य रूप से तब हम बच्चों के बीच गतिविधियां करते थे और बच्चों की 5-5 दिन की कार्यशाला करते हुए हम लोग बच्चों ने 5 दिन में जो भी किया, बच्चों की एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे। तो लेकिन तब हम हस्तलिखित पत्रिका, उसको उन दिनों 50 रुपया फोटो स्टेट का कॉपी होता, तो 2 रुपए में 4 पन्ने का फोटो स्टेट हमारे बच्चों के माध्यम से हम उसको प्रचार प्रसार करते थे। तो ये बाल प्रहरी का प्रकाशन हुआ। उसके बाद ये सोचा कि ये हम हस्तलिखित पत्रिका, बाद में हम उसको करीब 100-150 पन्ने, जितने भी कार्यशाला में बच्चे हैं सबके पन्नों को मिलाते हुए एक हस्तलिखित पत्रिका तैयार कर। तो ये मन में आया कि एक हस्तलिखित पत्रिका के बजाय ही क्यों ना एक पूरा हम पत्रिका निकाला जाए। और ऐसे दौर में जबकि बच्चों का एक मंच तो मिलेगा ही, दूसरा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बताया भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हैं, तो बच्चों के मन में एक ऐसा साहित्य जाए जो कि कहीं ना कहीं विज्ञान पर आधारित हो, उनकी सोच वैज्ञानिक आधारित बने। क्योंकि आज के दौर में भी ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं, ऐसा साहित्य बच्चों तक जा रहा है कि हनुमान जी का जो जन्म है, वो समुद्र में हनुमान जी के पुत्र का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं एक ठोस जानकारी, वैज्ञानिक तार्किक सामग्री बच्चों तक जाए, इसलिए 2004 में बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी का प्रकाशन शुरू हुआ। बाद में हमने इसको एक बाल साहित्य संस्थान करके एक संस्था का रूप दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसको हमने बाल साहित्य संस्थान कहा। कुछ समय तो हमने वैसे चलाया, बाद में उसको पंजीकरण भी करा। जी, ओके सर। अब तक का सफर कैसा रहा है आपका? हमारा अब तक का सफर अच्छा रहा है और मैंने जैसे बताया 2004 से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। इस सफर में हम अपनी पत्रिका में 12 पन्ने बच्चों के लिखे हुए छापते हैं, अपने प्रवेशांक से लेकर के। तो ये बच्चे कौन होंगे, इसके लिए हम स्थान स्थान पर बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। यानी 5-5 दिन की वर्कशॉप हम बच्चों की लगाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 5-5 दिन की कार्यशालाएं भारत के 16 राज्यों में लगा चुके हैं, जन सहयोग से। कोई कहीं से फंडिंग नहीं, जन सहयोग से। अगर मैं मुरादाबाद अपने रिश्तेदारी में शादी में जा रहा हूँ तो 5 दिन पहले चले गया हूँ। अपने देवरिया उत्तर प्रदेश अपने एक मित्र के लड़के की शादी में जाता हूँ तो 5 दिन पहले वहां चले जाता हूँ। तो इस प्रकार ये जन सहयोग से ये मिलता है। और इसके बाद कोरोना काल की बाद में ऑनलाइन की बात फिर करूंगा, लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो हमारी पत्रिका है बाल प्रहरी, ये पत्रिका पूरे देश के 16 राज्यों में जाती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की एक संस्था ने इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका का पुरस्कार भी हमको भोपाल में दिया है। तो ये सब कहीं न कहीं जन सहयोग हमको मिल रहा है, तो आगे भी अच्छा होगा, ऐसा मनसा है, आशा है। जी, ओके सर। तो इस संस्था का सर जो कार्यालय है वो कहाँ पर है और मुख्य संचालक कौन है इसके? जी, मुख्य कार्यालय यह है, देखिए इसमें अभी तो हम अल्मोड़ा से इसको पूरा करते हैं। और जहां तक संचालक के तौर पर है, मैं उदय किरोला बच्चों की पत्रिका निकालता हूं। और बाल साहित्य संस्थान का मैं सचिव हूं। रतन सिंह किरमोलिया साहब, जो कि बागेश्वर से हमारे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं। और हम हमारे इसमें 9 लोगों की कमेटी है, पंजीकृत सोसाइटी है ये, तो 9 लोगों की कमेटी है अल्मोड़ा से। जी, ओके। वर्तमान में कितने स्वयं सेवक हैं, या ये कह सकते हैं कि कितने लोगों की टीम है सर आप? जी, अब मैंने बताया रजिस्टर्ड नाम के पर तो हमारे
कार्यशाला जो हमारा वो है वो 9 लोगों का है पंजीकृत, लेकिन इस पंजीकृत के अलावा भी जहां हम जाते हैं वहां लोग हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे मैंने बताया, हम देश के 16 राज्यों में काम कर चुके हैं। हम एक अलग अलग स्थानों पर करते हैं, क्योंकि आप देहरादून से अभी हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देहरादून में 1 मई से 5 मई तक हम हर साल बच्चों की 5 दिन की वर्कशॉप करते हैं। तो देहरादून के आसपास ही जितने साथी हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं रिसोर्स पर्सन के रूप में हमको मदद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पेड मतलब कहीं पर नहीं, कोई किसी को मानदेय दे पाते ना कोई ये कहीं से हम फंडिंग लेते हैं। तो जहां जाते हैं वहीं एक लोगों की टीम तैयार कर लेते हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। सर किस तरह की गतिविधियां या एक्टिविटीज, जैसे कार्यशाला है तो बच्चों के लिए? जी हाँ, तो हम जो गतिविधियां मुख्य रूप से हम तो बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी का प्रकाशन करते हैं, और एक हमारा सहायक जिसमें 48 पेज की इस पत्रिका में बच्चों की 12 पन्नों की बच्चों की रचनाएं छापती हैं, और इस पत्रिका में पूरे देश, यहाँ तक कि मैं कहूँगा विदेश के से भी लोगों का सहयोग मिलता है। और इस पत्रिका प्रकाशन के साथ हमें ज्ञान विज्ञान बुलेटिन मासिक भी अलग से निकालते हैं 12 पेज का। और इस पत्रिका में लिखने वाले कौन होंगे, उनके 5-5 दिन की वर्कशॉप, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इसके साथ हम हर साल जून के महीने में एक बड़ा आयोजन करते हैं जिसको हम राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी कहते हैं। यानी जब हम बच्चों की पत्रिका निकाल रहे हैं तो बाल पत्रिका कैसे हो, कैसा उसमें साहित्य जाए, तो इस पत्रिका में पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करते हुए हर साल जून के महीने में एक राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी करते हैं। और इस संगोष्ठी में जो बच्चों के लिए लिखने वाले लोग हैं वो शामिल किए जाते हैं। और अभी तक हम 2006 से अभी तक हम लगातार हर साल इस कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम करीब 100 से अधिक लोग हमारे प्रतिभा करते हैं अपने खर्चे से, और इसको हम वहीं करते हैं जहां रहने की व्यवस्था निःशुल्क हो जाए। तो इसकी पहली शर्त ये है कि जहां वहीं करते हैं जहां रहने की व्यवस्था निःशुल्क हो गया, क्योंकि खाने के लिए तो हम टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर के जमा करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम 3 दिन की गोष्ठी करते हैं, और 3 दिन की गोष्ठी में बाल साहित्य पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होती है। एक सत्र में कोई वरिष्ठ बाल साहित्यकार अपनी कहानी सुनाते हैं, उस कहानी पर बच्चे अपनी टिप्पणी देते हैं कि साहब आपने ये कहानी तो बहुत अच्छी लिखी है। देखिए कहीं कहीं पे लिंग की बात आती है, बच्चे कहते हैं साहब आपने जो ये कहानी तो लिखी है रामू की, लेकिन क्या आप इसको रमा भी तो कर सकते थे, यानी कि कहीं ना कहीं बालिकाओं को आगे बढ़ाने का। तो कहीं इसी प्रकार कविता वाचन करते हैं, जिसमें 7-8 कवि अपनी कविता पढ़ते हैं और वो अपनी कविता सुनाते हैं। तो बच्चे खुद ही कहते हैं साहब आपने जो ये कविता लिखी है, आज के दौर में भूत प्रेत तो कहीं होता नहीं है, अगर आप इसको यथार्थ का कुछ बातचीत लिखते तो ज्यादा अच्छा होता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं जैसे आपने फूल पर कविता बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन आप इसमें तितली भी जोड़ देते बहुत अच्छा होता। तो ये कहीं ना कहीं हम बच्चों को इन कहानियों से जोड़ते हैं। दूसरा, हम जो अच्छा इस कहानी में हम इस कार्यक्रम में हम कुछ लोगों को सम्मानित भी करते हैं। तो इसके लिए हम 10 साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। इसके लिए सर यही मैं जी बिल्कुल, यही मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे होने वाला था कि किसी तरीके का प्रमाण पत्र या फिर पुरस्कार आप देते हैं? हाँ जी नहीं, मैं जो ये जो इसमें हम 10 लोगों को सम्मानित करते हैं, 10 लोगों को हम 2100 रुपया देते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम 10 लोग ऐसे ढूंढते हैं जिनसे हम 3-3 हजार रुपए की धनराशि, जो अपने पारिवारिक जनों की स्मृति में या अपने प्रियजनों की स्मृति में, कभी कभी पारिवारिक से भी दूर से भी हटके लोग करते हैं कि यार अमुक आदमी हमारे शहर का है, उसके नाम से आप करिए, तो 3-3 हजार रुपए की धनराशि हमको देते हैं। तो उसमें से हम 2100 रुपया नकद देते हैं, और उसके लिए हम किताबें पुस्तकें आमंत्रित करते हैं। उन पुस्तकों को हम पिछले साल 108 किताबें जमा हुई थी, तो 108 किताबों को हमने 3 स्कूलों में किया पढ़ने के लिए दिया। उन्हीं बच्चों ने उन किताबों का मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करके जो पुस्तकें बच्चों के पैनल में निकली उसके बाद हमने उनको सम्मानित के लिए किया। दूसरा, इसी में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे एक मित्र हैं श्री KPS अधिकारी साहब,
वो अपनी पत्नी की स्मृति में हमको हर साल 10,000 रुपया देते हैं और उसमें हम कहानी प्रतियोगिता कराते हैं। उसको फिर 3 लोगों से राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन कराते हैं, यानी उसका मूल्यांकन करने के लिए भी हम कॉपियां यानी कहानियों को बाहर भेजते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक उप शिक्षा निदेशक विपिन चंद्र जोशी रहे, जो पिछले साल हमारे बीच नहीं रहे। वो अपनी पत्नी की स्मृति में एक सम्मान उन्होंने स्थापित किया है। तो उसमें भी महिला रचनाकारों को 3 महिला रचनाकारों को सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार हम इस जो राष्ट्रीय संगोष्ठी में बात करते हैं। तो दूसरा आप बता रहे हैं 5 दिन की जो हम वर्कशॉप करते हैं, उसमें हम कहानी लिखाना, बच्चों को कहानी लिखाना, कविता लिखना, निबंध लिखना, ये सब सिखाते हैं और प्रत्येक बच्चे की एक हाथ से लिखी हुई किताब तैयार करते हैं। प्रत्येक बच्चे की, यानी अगर कार्यशाला में अभी इस साल मैं आपको बताऊं, खटीमा में 274 बच्चे थे, 274 बच्चों ने अपनी अपनी किताबें तैयार की। तो ये बच्चे अपने मन से करते हैं। अब हम हमारे कहानी कविता हम कोई सिखाते नहीं कि कविता ऐसे लिखी जाती है, कहानी ऐसे लिखी जाती है। कहानी सत्र की बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनको बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाता हूँ जो कहानी होती नहीं है। अच्छा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यद्यपि मुझे कहानी वाचन के लिए भी विभिन्न संस्थाएं बुलाती हैं। कहानी वाचन मेरा अपना एक विधा रही है, जिसके लिए मैं जाना भी जाता हूँ स्टोरी टेलर के तौर पर। बाहरी राज्यों में भी मेरे को बुलाया जाता है, लेकिन उस सत्र में मैं बच्चों को जो कहानी सुनाता हूँ वो कहानी नहीं होती है। तो जब कहानी नहीं होगी तो बच्चे सबसे कहेंगे कि साहब इसमें तो मजा नहीं आया। तो कहानी की पहली विशेषता है मजा आना चाहिए। दूसरा वो कहेंगे साहब इसमें तो कहीं कोई मॉरल ही नहीं है, क्योंकि वो कहानी तो है नहीं। तो कहेंगे साहब इसमें तो कोई मॉरल ही नहीं है, इसका मतलब कहानी में मॉरल होना चाहिए। तो कहानी कहेंगे साहब आपकी कहानी में तो एक ही पात्र था संजय, अगर कोई और होता तो और अच्छा होता। तो यानी कहानी का पात्र भी नहीं था मेरी कहानी में। कहेंगे साहब बच्चे अपने आप ही कहानी बना देते हैं। जी। तो कहेंगे साहब जो इस कहानी में तो कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था, अब पात्र ही नहीं होगा, बात भी नहीं करेंगे। तो फिर कहेगा उनको कहानी की ये जो कहानी के तत्व तो पता नहीं है, लेकिन वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि कहानी के इसमें बातचीत नहीं हो रही है, यानी संवाद नहीं हो रहा, इसमें पात्र नहीं, उनको पात्र पता नहीं है क्या होता है पात्र। लेकिन वो कहते हैं कहानी में अकेला था वो, तो बातचीत नहीं कर रहा साहब। तो फिर वो कहते हैं कि साहब इस कहानी में तो कहीं झगड़ा हो ही नहीं रहा है, झगड़ा से मतलब कहीं ना कहीं घटना नहीं हो रही है। तो ये हम बच्चों से ही वो निकालते हैं चीजें कि कहानी में क्या क्या होना चाहिए। फिर हम एक समूह में कहानी बनाते हैं। समूह में बनाने के बाद फिर हम बच्चों को कुछ शब्द देते हैं, बच्चे उन शब्दों पर कहानी बनाते हैं। कुछ हम चित्र उनको दिखाते हैं, चित्रों पर कहानियां बनाते हैं। कुछ कहानियां हम आधी कहानियां सुनाते हैं, अलग आधी कहानी सुना के कहेंगे इसको आपको आगे पूरा करना है। तो इस प्रकार हम बच्चों से ही निकालते हैं, मतलब हम उनको सिखाते हैं। तो जी कुल मिला के जी आप जैसे बच्चों की क्रिएटिविटी का यूज करते हैं आप। बस उसका करते हैं। जैसे आपने पूछा प्रमाण पत्र कैसे देते हैं हम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम में बच्चों को फिर जहाँ कार्यशाला होती, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो होता नहीं है, अब इधर हम कुछ साल से 50-50 रुपया पंजीकरण शुल्क भी लेने लगे हैं। तो अगर 50 बच्चे होते हैं तो 2,500 जमा होता है, और अगर मैं देहरादून में कार्यशाला करता हूँ तो 2,500 आने जाने में भी पूरा होता है। तो इसके लिए जो संसाधन है, तो हम सर्टिफिकेट भी किसी के सौजन्य से उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। तो ये तो हमारी रही ऑफलाइन कार्यक्रम में। आप कहें तो मैं ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। हाँ, तो कोरोना काल में जब पूरा देश सिमट गया, घर से निकलना बाहर हो गया, तो हमने कोरोना काल में ऑनलाइन गतिविधियां स्टार्ट करी गूगल मीट के माध्यम से। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ 16 राज्यों के 2100 बच्चे जुड़े हुए हैं, और उन 2100 में से करीब 300-400 अभी बहुत सक्रिय बच्चे हैं, और उन सक्रिय में से भी करीब 100 के लगभग तो ऐसे होंगे लोग जो लगभग हर कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। तो हम इन गतिविधियों को, बच्चों की गतिविधियां करते हैं। अब क्या क्या गतिविधियां करते हैं
एक दिन हमारे एक मित्र बताते रहे कि मेरे को तो उतना मैंने कभी गिना भी नहीं, लगी करीब 36 से अधिक गतिविधियां हम करते हैं। जैसे हम 36 गतिविधियां, जैसे एक गतिविधि तो है कि अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनानी है। दूसरी गतिविधि है हम उनको कविता कैसे लिखते हैं ये भी सिखाते हैं, इसको हम कविता लेखन कार्यशाला कहते हैं। एक हम कविता वाचन कहते हैं, जिसमें हमारे बच्चे प्रसिद्ध साहित्यकारों की पाठ्य पुस्तक के साहित्यकारों की कविताएं पढ़ते हैं और उन कविताओं का वाचन करते हैं और साहित्यकार के या कवि के बारे में भी बताते हैं। तीसरा, हम उनको कुछ शब्द देते हैं या विषय देते हैं, उन पर वो कविता लिखते हैं, उसको हम बाल कवि सम्मेलन कहते हैं। तो इस प्रकार एक ही कविता के हमने 3 सत्र हो गए, इसी प्रकार कहानी के भी 3 सत्र हो गए। एक दिन हम आत्मकथा लेखन, पत्र लेखन, और मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा कि हम कहीं न कहीं लोक साहित्य को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत कर रहे हैं। तो एक दिन हम बच्चों के लिए कुमाऊनी में लेखन, कभी गढ़वाली में लेखन, और विशेषकर क्योंकि हमारे साथ पूरे देश के बच्चे जुड़े हैं, डोगरी में, ये अलग-अलग विधाओं में भी हम रचनाओं का करते हैं। एक विधा हमारी ये होती है कि जैसे मैंने अभी बताया कहानी वाला, तो एक प्रसिद्ध साहित्यकार अपनी कहानी सुनाते हैं, जो कि पहले हमको कहानी भेजते हैं, वो उस कहानी पर अपनी टिप्पणी देते हैं। कहते साहब आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी, यानी बच्चे उस कहानी पर अपनी टिप्पणियां देते हैं। इसी प्रकार कभी सामान्य ज्ञान, चुटकुले वाचन, पहेलियां वाचन, अलग अलग गतिविधियां हम इसको करते रहे हैं। तो इन बच्चों को अब आप कहेंगे साहब ये बच्चे कैसे जुड़े, तो इनके लिए हमने बाल प्रहरी के अलग अलग अपने ग्रुप बनाए हैं। अपने ग्रुप में तो हम मैसेज डालते हैं कि कल बाल कवि सम्मेलन होना है, जो अपनी कविता इसमें देना चाहें वो अब इतने कल शाम को, यानी अगर आज दे रहे हैं तो परसों सुबह 7 बजे तक अपनी कविता और नाम, कक्षा, स्कूल लिख के शेयर कर दें। तो जो बच्चे उसमें अपनी कविता शेयर करते हैं नियत समय पर, एक समय का पालन हमने बहुत जरूर रखा है। अगर वो 7:05 में भेजता है तो हम उसको सर्टिफिकेट नहीं, उसको शामिल नहीं करते जी। तो उसके बाद जैसे उसने दे दिया, मान लिया अभी हमने निकाला तो अभी शाम तक लिखना आ जाएगा, कल शाम तक पूरा आ जाएगा, तो कल शाम तक हमारी लिस्ट बन जाएगी। अगर अधिक बच्चे होते हैं तो मान लिया ज्यादा बच्चों ने सहमति दे दी है, तो कभी कभी तो हम एक ही दिन में समेटते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम उसको 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन भी गतिविधियां करते हैं। मैं आपके संज्ञान में एक बार और लाना चाहता हूँ कि जब हमने शुरुआत में किया तो मेरे को याद है, शुरुआत के महीने में जब हमने किया तो हम एक दिन में करीब 42 बच्चे, 44 बच्चे, यानी उससे नीचे संख्या तक जोड़ते रहे। फिर हमने कहा ज्यादा हो जा रहा है, बच्चों को समय नहीं मिल पा रहा है, फिर हमने उसको 30 तक लाए। हम 30 के बाद फिर 20 तक हम उसको लाए, और आज हमारे जो बच्चे हैं लगभग हम एक दिन में 13 बच्चों को मौका देते हैं। अब हम क्योंकि वो बच्चे जो आप कहेंगे इनको क्या है, तो वो जो पहले थोड़ा बोलते थे, अब कहीं ना कहीं लगता है कि वो बच्चे ज्यादा बोलते हैं, तो 1-1.5 घंटे में तब बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो जहां हम पहले 2 घंटे में 44 बच्चों को करते थे, आज वही बच्चे 13 बच्चे लगभग 1.5-2 घंटा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धि है। दूसरा, हम जो भी ऑनलाइन गतिविधियां करते हैं, इन कार्यक्रमों का संचालन बच्चे करते हैं, अध्यक्षता बच्चे करते हैं, प्रतिभागी बच्चे होते हैं, और इस प्रकार एक सीनियर साथी को हम मुख्य अतिथि बतौर भी जोड़ते हैं। प्रतिदिन प्रयास ये रहता है। अब आप कहेंगे देखिए साहब ये जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं हमारा जब आत्म मनोबल बढ़ता है, तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के एक शिक्षा अधिकारी हैं, आदरणीय श्री आकाश साहब, जो कि उप निदेशक हैं, वो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। वो अगर ट्रेन में भी होंगे तब भी बच्चों से बात करते हैं, वो कहीं भी होंगे, यानी आज तक हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो लगभग सारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहे हैं। और आज हमारा 839वां ऑनलाइन कार्यक्रम है आज शाम, तो वो प्रतिदिन जुड़ते हैं। दूसरा, एक और सज्जन है श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि आयकर आयुक्त रहे हैं, अपने कई जिलों में उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी भी रहे हैं। वो आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हैं, और वो भी लगभग 99%, उनके कुछ चांसेज ऐसे रहे होंगे, विशेषकर
जब नहीं जुड़ पाते, अधिकतर परिस्थितियों में वो जुड़ते हैं। उसी प्रकार एक खंडवा मध्य प्रदेश से डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता है डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, क्योंकि मैं ऐसे जो लोग प्रतिदिन मदद करते हैं उनका नाम लेना भी यहाँ चाहूंगा, क्योंकि उनके सहयोग से कहीं ना कहीं हम एक हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो इसी प्रकार करीब 10-20 लोग ऐसे हैं जो लगभग 90% से अधिक कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। 90% से, यानी अगर हमारे 839वां कार्यक्रम है तो लगभग 90 से अधिक जुड़ने वाले भी हमारे साथ करीब 30-40 लोग होंगे जो इतना जुड़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे साथ है। तो एक दिन हम ये कार्यक्रम सब अभिभावकों के सहयोग से संभव है। तो क्योंकि बच्चे को मोबाइल उपलब्ध कराना, लैपटॉप उपलब्ध कराना, दूसरा चीज तो एक दिन हम अभिभावक सम्मेलन में रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हमने अभिभावक सम्मेलन रखा है, यानी उस दिन अभिभावक अपनी कविता, कहानी, ड्राइंग, हुड़का वादक, मुरली वादन ये सब आए हैं। तो ये कहीं न कहीं हम इन गतिविधियों का को करते रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा जी सर। अभी तक का जैसे कोई आपका सफल अभियान कौन सा रहा है, या फिर प्रतियोगिता कह सकते हैं, या प्रोग्राम जो आपका सबसे सफल रहा है? देखिए, अब सफलता की को तो कहीं माप उसकी नहीं की जा सकती है, लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि जहां पहले 44 बच्चे थे, अब वहां बच्चे ये मतलब इतना अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, कक्षा 3 के, कक्षा 4 के बहुत छोटे बच्चे इन कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो ये इसमें हम अपना वो नहीं मानते हैं, इसमें पूरे अभिभावकों का, हमारे पूरे मित्र मंडली का, यानी इन बच्चों को जोड़ने के लिए हम तो वहां नहीं गए, तो हमारे जो मित्र मंडली के लोग हैं उन्होंने कहीं न कहीं इन बच्चों को जोड़ा है। तो इनका सहयोग रहा है। दूसरा, जहां तक सफलता की बात कहते हैं, तो ये बच्चे कहानी पर अच्छी टिप्पणी दे रहे हैं। अभी परसों शाम के एक हरिद्वार के हमारे मुख्य अतिथि थे, आदरणीय हॉस्टल के अधीक्षक साहब योगेश्वर सिंह जी, तो कह रहे थे कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों ने बड़ों से सवाल किए। तो कहीं न कहीं बच्चे सवाल करें। सवाल ये है कि हमको बहुत कुछ आता है, और हमारे कार्यक्रम में भी कभी कोई बच्चा आता है, शिक्षा अधिकारी अगर बड़े अधिकारी आते हैं, बताओ ये कैसे लिखा तुमने, ये तुमने एक गलती कर दी, ये कहते हैं। लेकिन बच्चे बड़ों से सवाल करना सीख रहे हैं। ये कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि हम वो कर रहे हैं। दूसरा, हम जो अभी आपने पहले कहा कि क्या-क्या गतिविधियां करते हैं, हम एक अल्मोड़ा में एक यहाँ पर अभी आशा भट्ट करके एक टीचर रही, उनकी डेथ के बाद उनके पारिवारिक जन उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं बाल दिवस के अवसर पर। तो ये उस कार्यक्रम में करीब 1200-1300 बच्चे एक दिन में हमारे साथ शामिल हुए हैं। इसी प्रकार एक भोपाल डेयरी वाले अपने भाई और भाभी की स्मृति में हमको पुरस्कार एक कार्यक्रम प्रायोजित करते हैं। उसमें पूरे अल्मोड़ा जिले के प्राइमरी, जूनियर, सीनियर के बच्चे भागीदारी करते हैं। यद्यपि हमको शिक्षा विभाग का उसमें सहयोग मिलता है, लेकिन इतने बच्चों तक हम कहीं न कहीं पहुंचते हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं बच्चे लिख रहे। दूसरा, मेरी एक पीड़ा इस मामले में भी है, जैसे हम निबंध प्रतियोगिता का इस बार क्योंकि मोटा अनाज वर्ष मनाने की कहीं न कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चली थी, तो हमने भी ये लिखा कि उत्तराखंड के मोटे अनाज, ऐसा निबंध विषय हमने लिखाया था। लेकिन सवाल ये हो गया है कि जो बच्चे आज नेट की ओर जा रहे हैं, तो उत्तराखंड के मोटे अनाज की बात करें तो हमारे बच्चों ने नेट से उतार के ज्वार बाजरा लिखा था, मोटवा झुंगरा कम बच्चों ने लिखा था। मतलब लिखा था मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो जब भी कोई बात होती है तो वो नेट से उतारने की जो एक परंपरा चल गई है, जबकि हमारे घर में मडवा झुंगरा, मोटा अनाज तो हम अपने घर पे पूछ के बना सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं कई एक अभियान सफल भी रहे, लेकिन कहीं न कहीं लगता भी है कि हम अपने जड़ों से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो ये कहना है। जी सर, आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, उनको मंच दिए जाने की जरूरत है, उनको अवसर दिए जाने की जरूरत है।
उनके हम कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, उनको जैसा भी वो करें। दूसरा, मैं अभिभावकों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। होता यह है कि जब भी हमारे घर में क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, हम भी रहे हैं, आप सब भी बिल्कुल। रहे होंगे, जी, लेकिन जी। सब लगा कर होता है कि घर में यदि बच्चा मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ करता है, चोरी भी करते हैं बच्चे, तो कहीं न कहीं या काम चोरी भी करते हैं, ये कहना चाहिए। तो जी। होता यह है कि जब घर में कोई मेहमान आता है, कहे यार हमारा लड़की तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का बड़ा चोर हो गया, देखिए आज इसने 200 रुपए चोरी, है ना? जी, देखिए जी, साहब आज इसने कर दिया। लेकिन साहब ये जो हमारा लड़का है ना, लड़का तो अच्छा है, लेकिन लड़की पढ़ने में मन नहीं हो रही। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को कहीं भी कहीं हतोत्साहित ना करें। यदि कोई मुझसे कहेगा चोर है, सार्वजनिक तौर पर मेरे को चोर घोषित कर दिया गया है, तो आज नहीं तो कल फिर मैं क्योंकि जब डिक्लेयर हो गया ना, मैं चोरी करता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि कहीं न कहीं ठीक है, मेरा वो पक्ष थोड़ी देर के लिए बंद करके अगर मैं बच्चे से कहूँ कि आज आपके गुरुजी आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे यार, बाज़ार में मिले थे, आजकल तुम अच्छे कर रहे हो। तो कहीं न कहीं ये मोटिवेशन कहीं न कहीं बच्चों को एक नई दिशा ले जाता है। बस मुख्य रूप से मैं इतना ही कहना चाहूँगा विशेष रूप से अभिभावकों को। और आज जो पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति खत्म हो रही है, इस पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। यद्यपि हम बच्चों की पत्रिका निकालते हैं, तो जी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो इंग्लिश पत्रिका ही पढ़ता है। तो हम ठीक है, आप नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखें, चीनी, दूसरी जापानी भाषाएँ सीखें, लेकिन कहीं न कहीं अपने हिंदी को भी ना भूलें, हिंदी हाँ, बिल्कुल। पत्रिकाएँ पढ़ें, अपनी भाषा को भी पढ़ें और अपनी जो जड़ें हम हैं उनको पकड़ कर रखें। जी, अपने जी, और जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली की जहाँ हम बात करें, मैंने कहा हम अपनी कार्यशालाओं में इसको बढ़ावा देने की भी बात करते हैं। हम खुद घर में बोलेंगे तभी दूसरे लोग भी बोलेंगे। आज हम ये बातचीत करते हैं कि हमारा बच्चा तो क्या करें यार, मोबाइल पर ही लगा रहता है। तो ये मोबाइल ने तो हमारी पूरे हमको देश दुनिया से जोड़ा है, लेकिन घर परिवार से कहीं न कहीं हमको हटा दिया है। और हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप और हम, एक अभिभावक बतौर, एक साहित्यकार बतौर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बतौर, हम बड़े लोग कितना पढ़ रहे हैं। यदि हम पढ़ेंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे, बच्चों को इसके लिए दोष देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हम कहीं न कहीं खुद पहल करें, हम पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, मोबाइल जी, हम कम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमको तो साहब समय ही नहीं मिलता बिल्कुल किताब पढ़ने का, बस पत्रिका लगाई है ऐसे ही रखती है, नहीं होता। मैं कहता हूँ साहब एक पंडित जी अपनी पूजा का किताब अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ भी रिश्तेदारी में जाते हैं, सुबह वहाँ पूजा की किताब निकाल के पूजा करते हैं। आप और हम घर जाके कहीं भी जाते हैं, अपना कोलगेट साथ ले जाते हैं, अपना मंजन, अपना ब्रुश साथ ले जाते हैं, जी, वहाँ पीते हैं। अब रिश्तेदारी में मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ साहब मेरे को तो बगैर दूध पिए नींद नहीं आती है। मेरे को रिश्तेदारी में दूध मिलता है, लेकिन क्या मैं कभी ये भी सोचता हूँ कि साहब मैं जब तक एक किताब के 2 पन्ने नहीं पढ़ूँगा तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कहीं न कहीं एक पठने-पाठन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए खुद कहीं न कहीं अपने आदत को विकसित करें। बस ये कहना जी, चाहूँगा। जी। सर उम्मीद है कि आपके कुछ छात्र या बच्चे वो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या जी। कहना चाहेंगे आप? बस उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा गतिविधियों में भी ज़रूर भागीदारी करें। क्योंकि केवल अच्छे नंबर लाने के साथ या कल हम कहीं जाएँगे, हम वहाँ पर हमारा ज्ञान तो होगा, लेकिन कहीं न कहीं विषय का ज्ञान हो सकता है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें हमें, जैसे अभिवादन करना है या धन्यवाद करना है। कभी-कभी मैं जब संचालन में सिखाता हूँ, तो मैं कहता हूँ देखिए कभी से भी अपने से बड़ों से धन्यवाद नहीं कहना है। तो बोले क्यों धन्यवाद क्यों नहीं कहना है? देखिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होता है और हमारे माँ-बाप ने हमको जन्म दिया है, हमारे ऊपर उपकार किया, ये छोटा काम नहीं है, धन्यवाद देके का काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही बड़ों से तो ये कहीं न कहीं छोटी-छोटी संस्कार हमको सीखने पड़ेंगे। म जो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा अपनी आदत, पठन-पाठन की अपनी आदत को बढ़ाएँगे और जी, पढ़ाई को अपना मुख्य लक्ष्य बनाते हुए आप अपना एक लक्ष्य बनाएँ कि मैं ये बनना चाहूँगा।
दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सके, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी कि मैं डीएम बनूंगा तो बनूंगा, इतना पढ़ दूंगा और ये मतलब एक लक्ष्य रखूंगा कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा और वैसे नहीं बनूंगा मैं। मतलब अगर कहीं पर एक नौकरी की पोस्ट आई है, ये पोस्ट मेरे लिए है, मैं क्यों इसमें नहीं जा सकता हूँ? ये मैं ही इस पर चुना जाऊंगा, कोई माइकल लाल बीच में नहीं आएगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा। ऐसा अगर कहें आज भाई भतीजावाद लेने देने की बात भी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ योग्य आदमी को सब जगह पूछा जाता है, प्रतिभा कहीं न कहीं आगे आती है। बस इसलिए मैं अपने नन्हे दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें और अपने लक्ष्य निर्धारित करें। जी सर। सर आशा करते हैं आपकी संस्था बाल साहित्य संस्थान इसी तरह जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती रहे। और द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। चलिए ठीक है, नमस्कार।